हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी तल में वेक्टर का वियोजन। वियोजन जो है वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया का नाम है। जोड़ने में क्या करते हैं, दो वेक्टर जोड़कर हम एक प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक वेक्टर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, है क्या। यदि हम किसी दिए गए वेक्टर को किसी तल में ऐसे दो घटकों में वियोजित करें या ऐसे दो वेक्टरों में वियोजित करें जिसका संयुक्त प्रभाव वही है जो कि दिए हुए वेक्टर का है, तो इन वियोजित वेक्टरों को दिए हुए वेक्टर का घटक कहते हैं। जानते हैं फिर से, यदि किसी वेक्टर को किसी तल में ऐसे दो घटकों में वियोजित करें जिनका संयुक्त प्रभाव वही है जो दिए हुए वेक्टर का है, तो इन वियोजित वेक्टरों को दिए हुए वेक्टर के घटक कहते हैं। तो किसी वेक्टर के जो वियोजित भाग हैं, घटक हैं, वो असंख्य हो सकते हैं, असंख्य में पाए जा सकते हैं। फिर बात आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, आयताकार घटक। यदि हम किसी वेक्टर को दो ऐसे वेक्टरों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तो इन वेक्टरों को दिए गए वेक्टर के आयताकार घटक कहते हैं। ध्यान से सुने फिर से, यदि दिए गए वेक्टर को ऐसे दो वेक्टरों में वियोजित करें जो परस्पर लंबवत हों, तब इन वेक्टरों को दिए गए वेक्टर के आयताकार घटक कह जाते हैं। अब यहाँ हम आयताकार घटक ही ज्ञात करेंगे, दिए गए वेक्टर का आयताकार घटक ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है जिसको दो आयताकार घटकों में वियोजित करना है। इसके लिए करते क्या है कि इस वेक्टर का जो प्रारंभिक सिरा है मूल बिंदु मान लेते हैं और वहाँ से हम दो समकोणिक अक्ष खींच लेते हैं, ओ एक्स और वाई। सपोज कर लेते हैं एक वेक्टर दिया गया, इसको दो आयताकार घटकों में वियोजित करना है, तो इसका एक प्रारंभिक पॉइंट है, इसको मान लेंगे ओ। यहाँ से एक आयताकार घटक खींच लेंगे ओ एक्स और एक आयताकार घटक इधर खींच लेंगे ओ वाई। ठीक, कैसे होंगे दोनों? लंबवत अक्ष खींच लेते हैं, एक लंबवत अक्ष खींच लेंगे ओ एक्स, दूसरा लंबवत अक्ष खींच लेंगे ओ वाई। कहाँ से? इसके मूल बिंदु से खींच लेंगे। फिर अब क्या करते हैं कि इसके सिरे से जो हेड है इसका, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं इस अक्ष पर और दूसरा लंब डाल लेते हैं इस अक्ष पर, यानी एक लंब डाल लेंगे एक्स अक्ष पर और दूसरा लंब डाल लेते हैं ओ वाई अक्ष पर। यदि ये P है और ये Q है, तो इस तरह से जो ओ एक्स और ओ वाई भाग पर पार्ट मिल रहे हैं आपको OP और OQ ही इनके क्या कहलाते हैं? आयताकार घटक है। कैसे घटक है? आयताकार घटक। अब ये इधर का आयताकार घटक AX होगा और इधर का आयताकार घटक AY। ठीक, तो इस तरह से यहां एक आयत का निर्माण हो रहा है OP। यहां R OPRQ। तो चूंकि ये आयत के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, आयताकार हैं, इसलिए इनको हम आयताकार घटक के नाम से जानते हैं। जो वेक्टर है दिया गया वेक्टर हुआ इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा, यानी वेक्टर A इक्वल AX प्लस AY। तो इस तरह से किसी भी दिए गए वेक्टर को हम उसके आयताकार घटकों में वियोजित कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर खींचेंगे, उसके जहाँ टेल होगा वहाँ से दो लंब अक्ष खींच लेते हैं, एक ओ एक्स एक ओ वाई। फिर इसके हेड से दोनों अक्षों पर लंब डाल लेते हैं। उस स्थिति में लंब जहाँ काटते हैं, एक्स अक्ष पर जो काट रहा है OP, वो हो गया एक्स अक्ष के अंदिश इसका घटक AX। दूसरा जो वाई अक्ष पर काट रहा है कहाँ Q, इस तरह से OQ मिला, जो दूसरा आपका इसका घटक हो गया वेक्टर AY। क्योंकि ये दूसरी के लंबवत हैं, एक आयत का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनको हम आयताकार घटक कहते हैं। ठीक, यानी ये जो घटक निरूपित कर रहे हैं ये परिमाण और दिशा में किससे निरूपित होंगे? OP और OQ द्वारा निरूपित होंगे। अब यदि एकांक सदिश ले लें, अक्षों के अंदिश एकांक सदिश लें, ठीक, तो x तथा y अक्ष के अंदिश एकांक सदिश
आई कैप तथा जे कैप है तब इसी ए एक्स को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, जहाँ ए एक्स क्या है, ए एक्स का परिमाण है। और इसी तरह ए वाई बराबर लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, जहाँ ए वाई क्या है, ए वाई का परिमाण है। ठीक, तो इस स्थिति में वेक्टर ए, तब वेक्टर ए बराबर यहां से लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब यदि ये कोण आपका थीटा हो, इसके बराबर हो थीटा, तो जो ओपी है इस त्रिभुज से उसको लिख सकते हैं आप, यानी ए एक्स, ओपी की ही परिमाण को ए एक्स निरूपित करता है, इसको लिख सकते हैं ए एक्स कास थीटा की। लंब डालेंगे तो ये आधार होगा और ए का इसके पदों में आ जाएगा ये ए कास थीटा की, सॉरी। और इसी तरह ए वाई बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा की। अब इन दोनों को वर्ग करके यदि जोड़ लें, इन दोनों को क्या करें, वर्ग करके जोड़ लें, पहले और दूसरे को वर्ग करके जोड़ लें, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो बराबर मिल जाएगा ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए बराबर मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर, या जोड़ लेते हैं, जोड़ कर देख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा क्या, काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ए स्क्वायर इधर बचा, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ से ए ज्ञात करें तो इधर वर्गमूल लेंगे, इधर का भी वर्गमूल ले लेंगे, उस स्थिति में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये मिल गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और घटकों के बीच का रिलेशन मिल गया। अब भाग ले लें, यदि इसको इससे भाग देंगे ए वाई अपान ए एक्स बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा अपान ए कास थीटा के। यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर मिल जाएगा ए वाई बाई ए एक्स, इसलिए थीटा बराबर मिल जाएगा आपको टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। यहाँ से कोण ज्ञात कर सकते हैं, तो इस तरह से कोण ज्ञात कर सकते हैं आप, और आसानी से जो है वेक्टर के परिमाण और घटकों के परिमाण के बीच का रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया जब दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा रहा है। इसी तरह से दो से अधिक घटकों में भी वियोजित कर सकते हैं, आयताकार घटकों में। यदि आप दो से अधिक आयताकार घटकों में वियोजित करते हैं, तीन अक्ष ले लें, एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अंदिश वियोजित करें। तीन अक्ष के अक्ष अंदिश वियोजित करेंगे तो उनके परिमाण भी उन अक्षों के अंदिशित क्रमशः ए एक्स, ए वाई और ए जेड हैं। तो उस स्थिति में ए एक्स बराबर मिलेगा ए एक्स आई कैप, ए वाई बराबर मिलेगा ए वाई जेड कैप, और इसी तरह से ए जेड कैप, ए जेड वेक्टर मिलेगा ए जेड के कैप। इस तरह से उस स्थिति में वेक्टर ए इक्वल मिलेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स, ए वाई और ए जेड ध्यान दें अक्षों के अंदिश, तीसरा अक्ष भी इधर ले सकते हैं आप। अक्षों के अंदिश क्या है, घटक के परिमाण। अब यहाँ से मान आप ही ज्ञात करें, या इसी को कहते हैं ए, मान आप ही कहें या ए कहें, तो वहाँ मिला था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जितने कंपोनेंट है सबका वर्ग ले लिया जा रहा है। अब यदि माना जाए कि यहाँ जो कोण बन रहा है अक्षों से, पहला कोण बन रहा है यहाँ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा बन रहा है। ध्यान दें, यदि वेक्टर ए एक्स और वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः कोण बना रहा है अल्फा, बीटा, गामा, तो काश अल्फा बराबर मिल जाएगा
ए एक्स अपान ए, काश बीटा बराबर मिल जाएगा ए एक्स अपान ए वाई अपान ए, और काश गामा बराबर मिल जाएगा ए जेड अपान ए। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वेक्टरों को आसानी से यहाँ जोड़ भी सकते हैं। ये जोड़ेंगे तो आई के साथ जुड़ता है, जे के साथ, और के के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह से किसी वेक्टर को आप आसानी से वियोजित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक अंकों। अब आइए देखते हैं किसी वेक्टर का वास्तविक संख्याओं से गुणन। यदि कोई वेक्टर ए है और किसी वास्तविक संख्या से गुणा किया जा रहा है के से, तो वेक्टर की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दिशा नहीं बदलेगी, इसका परिमाण बढ़ जाएगा के गुना। के से गुणा करने पर जो परिणामी वेक्टर होगा वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा, परंतु उसकी का परिमाण के गुना बढ़ जाएगा। जैसे कोई 5 सेंटीमीटर है विस्थापन पूर्व दिशा में, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। तो ये के था आपका, के बराबर किससे था, 2 से गुणा हुआ तो 10 गुना हो, यानी 2 गुना हो गया, लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण कहाँ मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं। एक होता है वेग, ठीक, ये तो वास्तविक संख्या से गुणा था, लेकिन यदि किसी भौतिक राशि से गुणा किया जाए तो भौतिक राशि से जब गुणा करते हैं, जैसे एक वेक्टर है v, इसमें किसी भौतिक राशि से गुणा करते हैं द्रव्यमान से m से, तो गया है और ये बराबर किसके हो जाता है p, आप जानते हैं संवेग के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि किसी भौतिक राशि से गुणा करते हैं तो परिमाण तो बदलता ही है, परिमाण उस अदिश भौतिक राशि के गुने के बराबर हो जाता है। यहाँ अदिश भौतिक राशि और ये सदिश, साथ ही साथ डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन वह राशि जो है बदल जाती है। क्या हो जाएगी, वह भौतिक राशि बदल जाती है। तो यहाँ भौतिक राशि बदल जाती है, इस भौतिक राशि से गुणा हो रहा है। अगला ध्यान, यदि हम भाग देते हैं किसी वेक्टर का किसी वास्तविक संख्या से, तो भाग देने से वह वेक्टर राशि 1/k गुना हो जाती है, परिमाण उसका 1/k गुना हो जाता है, लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे गुणा करने पर वास्तविक संख्या से दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वैसे ही भाग देने पर वास्तविक संख्या से उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका परिमाण उस वास्तविक संख्या के रेसिप्रोकल यानी 1/k गुना हो जाता है। लेकिन यदि किसी भौतिक राशि से भाग दे रहे, जैसे बल है, इसमें भौतिक राशि से भाग नहीं m से, तो डायरेक्शन में तो कोई प्रभाव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ राशि व भौतिक राशि भी बदल जाएगी। यहाँ एक अगली भौतिक राशि मिल जाती है। तो ये तो प्रभाव मिला वास्तविक संख्या से गुणा करने पर किसी वेक्टर में, और साथ ही साथ किसी भौतिक राशि से गुणा और भाग करने का प्रभाव। तो यहाँ ध्यान दें, भौतिक राशि बदल जाती है, जो भौतिक राशि से गुणा या भाग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तविक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो ना तो राशि बदलती है, ना ही इसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन होता है। हाँ, गुणा या भाग करने से भौतिक राशि से वह राशि भी बदल जाती है। तो इस तरह से आप जो है वास्तविक संख्या से किसी वेक्टर में गुणा करके देख सकते हैं, साथ ही साथ भौतिक राशि से भी गुणा करके विभिन्न राशियों में देख सकते हैं कि वह राशि बदल जाती है, राशि बदलेगी तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उसके मात्रक भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन m से भाग दिया गया द्रव्यमान से, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। तो क्या मिल गया हमें, त्वरण मिल जा रहा है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ देखें, वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, गुणा किया गया किससे, द्रव्यमान से, मात्रक भी बदल गया, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और राशि भी बदल गई। राशि बदल कर एक अगली राशि मिल जा रही है, और वह राशि है यहाँ संवेग।